सत्यमेव भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। बदायूं मुख्यालय पर ही आज हम आपको कैलाश पर्वत के दर्शन कराने के लिए लाए हैं। कैलाश पर्वत पर आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ को प्रतिष्ठित, साथ ही वहां से उनकी जटाओं से गंगोत्री से गंगा निकलते हुए दिखाई देंगी और गंगा भारत के विविध धर्म क्षेत्रों से निकलकर बहती हुई गंगा सागर तक जाएंगी। उन क्षेत्रों के दर्शन कराएंगे और जानकर आपको हैरत होगी और आपके मन को प्रसन्नता भी होगी कि आपके जनपद बदायूं में शहर में एक इस तरीके का विशेष उद्यान निर्मित किया गया है। वो उद्यान आप देखिए और वो उद्यान है एचएल मल्होत्रा शिक्षा निकेतन का प्रांगण, जिसमें सुरेंद्र मल्होत्रा ने, जो संस्था के संस्थापक हैं, उनकी देखरेख में, उनके निर्देशन में एक अद्भुत विलक्षण ऐसा उद्यान आपको दिखा रहे हैं जिसमें औषधीय पौधे भी हैं, वृक्ष भी अनेक प्रकार के हैं और साथ ही साथ जिसमें इतने सुंदर जैव और प्राकृतिक विविधता को स्थापित किया गया है कि जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लें। मल्होत्रा जी, आपने ये इतना बड़ा उद्यान बनाया हुआ है विद्यालय के साथ साथ, मुझे तो ये लगता है कि ये कोई बहुत अतिविशिष्ट उद्यान हो। इसका अपना एक लक्ष्य है जो आप अभी बताएंगे मुझे, और मुझे लगता है कि ये बड़ी दीर्घजीवी और एक चिरंतन प्रस्तावना साकार होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो आपने शहर के मध्य में अपने विद्यालय के इस प्रांगण में इतनी बड़ी भूमिका का सृजन किस सोपान, किन किन सोपानों से होते हुए ये परियोजना आपकी गई है और इसका दूरगामी लक्ष्य, उद्देश्य और संदेश क्या है समाज के लिए? मानवर, ये उद्यान मेरे द्वारा निर्मित नहीं किया गया, ये ईश्वर की प्रेरणा है और उन्हीं के द्वारा ये निर्मित हुई। जीवन के 4 पग हैं, जो 4 पथ हैं जिनको यहाँ दर्शाया गया जी। पहला पथ है ज्ञान पथ, दूसरा पथ है कर्म पथ और तीसरा पथ है सत्य पथ और चौथा पथ है धर्म पथ। जी। मानव शिशु के रूप में जब आता है तो माँ उसकी प्रथम गुरु होती है, इसलिए यहाँ पहले हमने जो है महारानी लक्ष्मीबाई उद्यान बनाया है ज्ञान पथ पर। जी। उसके बाद हमने कर्म पथ लिया है और क्योंकि उसके बाद वो माँ के अंगों को छूने का प्रयास करता है, यानी कर्म करता है। जी। और इसी कर्म पथ पर हमने 2 कर्म योगियों के उद्यान बनाए हुए हैं, जो और एक मंच बनाया हुआ है, ये मानते हुए कि हम सब जो है एक एक्टर के रूप में है और परमात्मा जो है निर्देशक के रूप में है। वो जैसा कहता है वैसा हम करते चले जाते हैं। इसलिए जो है अब दोनों जो पथ हैं, जो दोनों कर्म योगी हैं, उनके पथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद अच्छा, इसमें जो महापुरुषों के नाम के साथ भी उद्यान को जोड़ा गया है, तो इसमें जो जल प्रवाहित होने के लिए जो हम देख रहे हैं, ये आपने जो विविध जल निष्कासन के लिए जो विशिष्ट नलिकाएं, नालियां जैसी बनाई हुई हैं, इधर हम ऊंचा सा पर्वत भी देख रहे हैं, ये सबकी क्या परिकल्पना है, क्या संदेश है, क्या उद्देश्य, क्या महत्व तो आपने मान करके इसको स्थापित किया? ऐसा है, 5 माएँ होती हैं जिसमें एक माँ गंगा माँ है। जी। पहली माँ जिससे हम जन्म लेते हैं और दूसरी माँ जिस पर जन्म लेते हैं, तीसरी माँ जिसका जल से शुद्ध होकर हम होते हैं। इस तरह चौथी माँ प्रकृति माँ, जिसे हम देवी माँ के रूप कहते हैं। और इस तरह से 5 माएँ हमारी हैं और उन 5 माँओं में पहली गंगा माँ है, जो कि जहाँ से प्रारंभ हुई है हिमालय से, वहाँ से जो है आते हुए और जहाँ जहाँ पर गई हुई है आखिरकार बंगाल में जाकर पहुँची है। तो इतना पूरा जो है दृश्य हमने बनाने का प्रयास किया है। बीच में जितने भी घाट पड़ते हैं, जितने पवित्र स्थल पड़ते हैं भारत भूमि पर गंगा के प्रवाह क्रम में, वो सब आपने अपने उद्यान में दर्शाने की कोशिश की। जैसे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर राजघाट है,
हाँ उधर सोरों जी भी दिख रही हैं। हाँ, बदायूं जो कचला घाट है उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तब से अभी वो बन नहीं पाया है। हावड़ा ब्रिज वगैरह सब बने हुए हैं यहाँ पर। फिर ये आया कि क्यों ना गंगोत्री, जमुनोत्री से ये निकली है तो गंगोत्री से गंगा निकली है, तो जमुनोत्री पर्वत का निर्माण किया और उस जमुनोत्री पर्वत से जमुना का निकली है जी। और उसके बाद क्योंकि त्रिवेणी इलाहाबाद में जो है इसको हमने मिलाया है और इसमें जहां से जहां तक माता गंगा का प्रवाह है भारत भूमि पर, जहां तक यमुना जी बहती हैं, दोनों ही नदियों को आपने समानांतर तरीके से यहाँ पर उत्पन्न किया है, बहाया है। हाँ, तो इसमें जो संगम का दृश्य है वो आगे चलकर हमको मिलेगा। फिलहाल तो हम यहाँ राजघाट तक आए हैं, ऊपर से चलकर का दृश्य है। और उसके बाद साथ साथ क्योंकि त्रिवेणी है तो क्योंकि शिक्षा यहाँ दी जाती है, सरस्वती लुप्त है वहां भी, यहाँ भी लुप्त है जी। तो ये है सुरेंद्र मल्होत्रा जी के द्वारा तैयार किया हुआ एक अति विशिष्ट उद्यान, जिसमें गंगा प्रभयमान है, यमुना जी प्रभयमान है और साथ में सुरेंद्र मल्होत्रा जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, अपने उद्यान से हमारा परिचय करा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं विविध प्रकार की वनस्पतियां भी यहाँ पर हैं, भांति भांति के छोटे बड़े वृक्ष भी हैं और ये प्राचीन वृक्ष लग रहा है। ये दो वृक्ष जो सामने खड़े हुए मल्होत्रा जी, यूकलिप्टस, ये यूकलिप्टस इधर है और इधर ये जो दो बड़े वृक्ष हैं काफी लंबे, इनके बारे में बताएं। है और इसके ऊपर जो है दो तरह का जो मनी प्लांट होता है वो इस पर चढ़ा हुआ है जी। मनी प्लांट भी इस पर चढ़ा हुआ है। हाँ। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विद्यालय की इस इमारत पर, इस भवन पर कई प्रकार की लतिकाएं और बेलें भी हैं। प्राकृतिक सुरम्य प्रवेश है, बहुत ही अधिक मनभावन, हृदय को प्रसन्न कर देने वाला ये शानदार दृश्य है। जैसे इधर ये दिन का राजा लगा रखा है, ये पौधा है, कड़ी पत्ता है और दालचीनी है और ये इधर दालचीनी के साथ साथ पीछे मैं देख रहा हूँ कि चंपा भी है और तेजपात भी है। तेजपात है, तुलसी है, नीम है जी और बेला है। ये तो पौधे हैं आपके तमाम और फूलों के, लेकिन कुछ औषधीय पौधे भी आपने रोपित किए हैं। अमलतास, हाँ, अमलतास है, नीम है और मोरिंगा जिसे सैंजना भी कहते हैं। इस वक्त मोरिंगा की बहुत चर्चा हो रही है। मोरिंगा अत्यधिक लाभकारी एक औषधीय पौधा है। मोरिंगा के संदर्भ में कुछ थोड़ा सा बताइए। मोरिंगा जैसा मैंने यूट्यूब वगैरह पर देखा और अन्य जगह पढ़ा है तो उससे ये पता चला कि दूध से ड्योढ़ा इसमें कैल्शियम है और विटामिन ए बी सी डी ई है। हर रोग जो है उसमें ये कुछ न कुछ सहायक होता है और इसका अगर पेय बनाकर पिया जाए तो चाय पीने की आदत छूट जाती है। जी। प्रकृति के प्रति ये जो आपके हृदय में असीम स्नेह दिखाई दे रहा है और उद्यान में हम लोग आए हैं तो आते ही हमारा मन प्रसन्न हो गया। ये प्रेरणा आपको किस प्रकार मिली? प्रेरणा का स्रोत क्या है कि जो आपने इतना सुंदर उद्यान स्थापित किया? मैंने पहले ही बताया कि ये ईश्वरीय प्रेरणा है, उसका आदेश है, उसकी इच्छा है कि मैं ऐसा काम करूं। मेरे मस्तिष्क में वो स्वतः ये चीजें देता चला जाता है और मैं केवल टूल की तरह करता चला जाता हूं। आपके लिए प्रयोग धर्मी व्यक्तित्व के रूप में जनपद भर में जाना जाता है। आपने विविध क्षेत्रों में समाज की सेवा की है, प्रकृति से आपका प्रेम है, एक बहुत ही चिर परिचित, प्रसिद्ध और ख्यातिलब्ध शिक्षा संस्थान की आपने स्थापना की है। तो ये सारा का सारा जीवन जो आपका रहा है, ये कर्मयोगी का जीवन है। आपने समाज में जितना कुछ किया वो सबके प्रति समाज का आभार, और समाज के लोग यहाँ आते जाते रहते ही हैं। इसके साथ ही मैं इधर देख रहा हूं अपने बाईं तरफ, और सामने की तरफ जो देख रहे हैं ये पौधे क्या हैं जो सामने हैं? इतने सारे पौधे सामने जितने भी लताएं और पेड़ लगे हुए हैं, क्योंकि बंदर को भूख लगती है इसलिए वो आता है और लोग उस पर दया न करके
और पत्थर बरसाते हैं। मैंने इसलिए इन पेड़ों को ऊपर बढ़ा दिया है कि उधर के तुम खाओ, इधर मत आओ। अरे भाई वाह, क्या कहने, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे दाहिनी तरफ माता सरस्वती की जो विशेष छवि हमको दिख रही है, ये माता का चित्र, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती माँ है। आपने ये छोटा मंच बनाया है और ये उद्यान में ही दर्शक दीर्घा है, इसके पीछे की जो प्रेरणा है वो जरा समझाइए। ये वास्तविकता ये है कि ये एक हम सब जितने लोग हैं वो सब जो है एक पात्र के रूप में आते हैं। ईश्वर ने जो रचा हुआ है वो उस रचना के अनुसार हमें कर्म करना होता है, और इसलिए ये सामने मंच है और डायरेक्टर यानी ईश्वर जो कहता है वो हमें करना होता है। उसके कभी कभी हम अपने को दोषी या पुण्य आत्मा मान लेते हैं, तो ये हमारा भ्रम है जी। क्योंकि वो अगर जो भी पात्र हमें बनाएगा, जो भी वो हमें करना है। बेशक मनुष्य मात्र एक निमित्त है, इसके अधिक और कुछ नहीं है। आपकी ये पौराणिक अवधारणा, ये सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किया। इसके अलावा यहाँ पर दाहिनी तरफ जो पौधे हैं, इनमें मोरिंगा के अलावा कोई और औषधीय पौधा है? क्या नाम है उसका? अरे वो मोदी जी ने लगाया था पेड़, ये सामने लगा हुआ है, पारिजात। पारिजात, पारिजात का वृक्ष है, तो इसको दिव्य वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। पारिजात का है और ये औषधीय वृक्ष है। शरीर में जितने भी दर्द होते हैं, अगर इसके 4-5 पत्ते लेकर आदमी काढ़ा बनाकर पीता है, ये दर्द निवारक है। इसके अलावा जो है एक पौधा इधर सामने लगा हुआ है जो अश्वगंधा का है। अश्वगंधा जो है, जो कमजोरी शरीर की होती है उसको दूर करने के काम में आता है। इसलिए इधर काली श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दोनों लगे हुए हैं। दोनों तुलसी हैं, अश्वगंधा है, मोरिंगा है, पारिजात है और भी विविध प्रकार के पौधे हैं। हमारे दाहिनी तरफ जरा देखें तो इसमें मुझे नजर आ रहा है कि ये टैंक है, ये टैंक है, और इसी को अभी जो जल प्रवाहित होता हुआ आता है विविध धर्म ग्रंथों से, धार्मिक स्थलों से जो रास्ते में पड़ते हैं, गंगा से गंगोत्री तक, तो ये यहाँ पर आपने माता गंगा को विसर्जित किया है, यहाँ पर वो समापन विश्राम लेती हैं। गंगा जो है, यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। इलाहाबाद में वो जाकर उनसे मिल जाती है, उसके बाद चलते हुए वो बंगाल में जा पहुंचती है। कलकत्ते में जाते हुए वो हावड़ा पहुंचती है। हावड़ा जाकर जो है पहुंचने के बाद वहां पर समुद्र में मिल जाती है। जी, तो ये समुद्र है, ये टैंक नहीं है। इसे समुद्र कहा जाए। हाँ, ये सागर है, गंगा सागर है। हाँ, गंगा सागर है, और ये लगभग 150 फीट गहरा है। इसका जितना पानी, पूरे भवन का पानी कहीं बाहर नहीं जाता है, सारा जो है इनके माध्यम से जो हमने नदियां बनाई हैं समुद्र में प्रवाहित होता है। हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, हावड़ा ब्रिज के नीचे से जो आता है। जी, जितना भी जल, वर्षा का जल होता है, वो समग्र जल राशि इस गंगा सागर में समाहित हो जाती है। इसलिए जल का कहीं पर कोई ऐसा निकास या जल भराव की समस्या प्रांगण में नहीं है, क्योंकि ये गंगा सागर भी यहां पर उपस्थित है। ये है जल संरक्षण का भी एक बहुत बड़ा संदेश आप दे रहे हैं। जल के प्रति आपकी जो संवेदना है, जो आपके पवित्र विचार हैं, जल संवर्धन को लेकर, वनस्पति संरक्षण को लेकर, वनस्पति के संपर्क संसर्ग में रहकर मनुष्य कैसे दीर्घजीवी बन सकता है, वनस्पतियों को लेकर, जल को लेकर, शिक्षा को लेकर, समाज के लिए, इस नई और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि पुलिस लाइन में भी जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय के जो एसएसपी महोदय थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे इस प्रोजेक्ट के बारे में लिया, और उन्होंने पुलिस ग्राउंड में, पुलिस लाइन में भी जो है ये जल संरक्षण का बना दिया, और अब पुलिस लाइन में जल नहीं भरा, पुलिस ग्राउंड में जल नहीं भरा जाता। पुलिस ग्राउंड में जल भराव की समस्या का पुलिस ऑफिस में, इधर पुलिस ऑफिस में जल निष्कासन की व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो तत्कालीन एसएसपी साहब ने भी आपसे सुझाव लिया और जल भराव की समस्या से निजात पाई। आगे आते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या चीजें हमको यहाँ मिलती है। ये छुई मुझे एक औषधीय पौधा है, और
जब कभी जानवरों की बेल निकलती है, जिसे जेर कहते हैं। ये, और उसका कोई और इलाज एलोपैथी या किसी पैथी में नहीं हो पाता, जानवर को अपने प्राणों से छुट्टी मिलती है। इसलिए अगर इसका लिक्विड बनाकर, मलहम बनाकर जो है, इसका चटनी बनाकर और उसको उल्टा जो है चढ़ाया जाता है, तो इससे हमने कई जानवरों को देखा, उनके प्राण बचे हैं। बहुत बढ़िया। ये छुई मुई का पौधा। हाँ, और एक्चुअली ये महिलाओं पर भी लागू होता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये रहा HL मल्होत्रा शिक्षा निकेतन के संस्थापक सुरेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कुछ प्रश्न इनसे पूछेंगे और बड़ा उपकार है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। हम एक विशेष बात सुनकर के यहां पर आए हैं कि आपने कई वर्षों से अन्न त्यागा हुआ है। तो अन्न त्याग के पीछे की ये पूरी कथा क्या है, पूरी बात क्या है कि जो आपने अन्न का त्याग कर दिया है? वर्ष 1982 में गाजियाबाद की 2 घी निर्माण फैक्ट्रीज में गाय की चर्बी मिश्रित पाई गई। ये समाचार मैंने अमर उजाला में जब पढ़ा तो मन को बड़ा आघात हुआ, क्योंकि गाय से मुझे बहुत लगाव था। उस समय मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनसे विचार विमर्श किया, काफ़ी लोग आए और सभाएं हुई। उसके बाद उसी सभा में मैंने ये संकल्प लिया 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर कि जब तक गोवध बंद नहीं होगा मैं अन्न नहीं लूंगा। और उसके बाद लोगों का भावना ये थी कि मैं फल फ्रूट अच्छी कोई चीज़ें लूंगा। मैंने ये संकल्प लिया, जो सस्ती चीज़ होगी वो खाऊंगा, महंगी चीज़ नहीं खाऊंगा। क्योंकि जब कोई सामान सस्ता होता है तो मौसम का होता है, इसलिए मैं अच्छा खाने का आदमी हूं, इसलिए सस्ता खाता हूं। क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मेरा ये मानना है, लोग मुझसे कई बार कहते हैं कि अब जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और अन्य लोगों ने इस के ऊपर तय किया है कि गाय के ऊपर सकारात्मक जो है वो लिया है, निर्णय लिया है। तो मेरा मानना यह है कि मैं सकारात्मक नकारात्मक नहीं जानता। अगर मुझे अन्न लेना है तो उसी दिन लेना है जिस दिन के भारत सरकार ये आदेश स्पष्ट पारित कर देगी कि गोवध प्रतिबंधित है, मैं उस दिन अनाज ले लूंगा। इसके लिए मैंने मानवता सुरक्षा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया, जो तब से जो है समाज के हर काम में अपना कार्य करता रहा। मेरे बनाए हुए सदस्य अधिकांश परलोक सिधार गए और कम लोग रह गए हैं, मगर मैं उस संगठन के माध्यम से इन कार्यों को आज भी कर रहा हूं। अच्छा, कभी कभी आपके द्वारा लिखे हुए कुछ चीजें भी पहुंचती रहती हैं, राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़े हुए, राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए, समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी विषयों पर आपने कलम चलाई है। तो इसी संदर्भ में आपने विगत कुछ वर्षों में पॉलीथीन पर ध्यान केंद्रित किया। उसको लेकर के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके स्तर से क्या प्रयास हुए हैं? ऐसा है कि मैंने कोई लेख लिखा नहीं है, मेरे मस्तिष्क में विचार आते हैं, हृदय में मैं उन्हें सोचता हूं और वाणी से बोल देता हूं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अच्छा लगा, उन्होंने इसे लिखा और मैंने उसे छपवा दिया। मेरी कहानी किसी हमदर्द की ज़बानी के नाम से मैंने पॉलीथीन के ऊपर ये बोला और उसका स्पष्ट ये था कि हम पॉलीथीन को दोष देते हैं, जबकि वो दोषी नहीं है। उसका कहना ये है कि ये उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, कि उसका कहना ये है कि मैं तो आपकी कितनी सेवा करती हूँ, आपकी वो चीज़ें जो ख़राब होती हैं पर्यावरण से या जल से या उससे, उनको मैं बचाती हूँ, गरीब के छप्परों को ढकती हूँ। मैं आपके रिक्शा वाले जो है उनके आपके जो रिक्शा चलाने वाले हैं या उनके बच्चे आते हैं उनको भीगने से बचाती हूँ। मैं जो है दवाइयों को, औषधियों को, किताबों को संरक्षित करती हूँ। इस तरह अनेक चीजें हैं जो बहुत बड़ी सूची है, जिसे अगर मैं बताऊं तो अधिकांश जितनी भी चीजें हैं, कपड़े से लेकर औषधि तक, सब मेरे सेवा उनको दी जाती है। क्या मेरी सेवा का ये मुझे फल मिलेगा कि मुझ पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं?
अपनी आदतों को नहीं सुधारते, उचित जगह पर क्यों नहीं मेरा प्रयोग करते, मगर अपने मन से अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं। बर्तन लेकर जाएं दूध लेने के लिए, क्यों पॉलीथीन मिलाते हैं? मैं तो नहीं कहती, जहां मेरा उपयोग है वहां मेरा उपयोग करें, मगर आदमी स्वार्थ में ये काम नहीं करता। मैं मियाँ बीवी की लड़ाई की, बच्चों के नाराजगी को दूर करती हूँ। जब कभी आप भूल जाते हैं कोई मिठाई लाना, तो मैं ही हूँ जो मुझ में रख कर आप लाते हैं और आपके बच्चे आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। मेरी ये सारी सेवाओं का ये प्रतिफल मुझे मिलेगा। मेरा ये दावा है कि बड़े से बड़ा नेता अगर इलेक्शन लड़े और एक तरफ मैं खड़े हो जाऊं, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं जीतूंगी, क्योंकि नेता भी मेरा इस्तेमाल करेगा। उत्तम, बहुत शानदार। तो ये थे भाई हमारे सुरेंद्र मल्होत्रा जी, जिन्होंने एक एक पॉइंट पर, एक एक विषय पर बहुत ही विस्तृत रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं। और यहीं पर इस कार्यक्रम को आपको वो बताऊं, विराम दिया जाए। नहीं वो ये उसकी नहीं है, हाँ। केवल आपसे बताने